नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। मिडिल ईस्ट से लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उन खबरों को अगर आप गौर से देखिए तो हालात बेहद टेंस लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ट्रंप जैसा झूठा आदमी जब लगातार बात करता है तो आपका दिमाग लगातार ये सोचने लगता है कि ये जो कह रहा है उसके असल मानी क्या है। होता क्या है कि हमारा जो गोदी मीडिया है वो और बहुत सारे हमारे यूट्यूबर दोस्त भी उसी बात को लेकर खबर चलाते हैं, उसी बात को लेकर हेडलाइन बनाते हैं और वो बात सच लगने लगती है। मैंने एक्सियोस के बारे में कई बार आपको बताया है, बराक राविट के बारे में कई बार बताया है कि अगर बराक राविट कुछ कह रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रंप वो बात कहलवाना चाहता है। खुद भले ना कह पा रहा हो, उसको बराक राविट से कहलवाना चाहता है, और अगर खुद कह भी रहा हो तो बराक राविट से ऐसे पेश कराता है जैसे बहुत बड़ा स्कूप हो जो व्हाइट हाउस के अंदर से आया हो, ताकि दुनिया उसको सही मानने लगे। बराक राविट कल से खबर चला रहा है, लगातार स्कूप की तरह खबर चलाने की कोशिश कर रहा है, और जिसको सारी दुनिया के अखबारों ने हेडलाइन बनाया है। यह खबर है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है, और इस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा हड़काया है नेतन्याहू को। उससे यह कहा है कि जंग आगे नहीं होगी, तुम जंग की बात मत करो, जबकि नेतन्याहू लगातार यह कह रहा था कि जंग होनी चाहिए। इस न्यूज में कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मैं समझौता करने जा रहा हूं, एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन करने जा रहा हूं, जिससे जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और उसके बाद 3 महीने का या 2 महीने का या महीने भर का वक्त लिया जाएगा, जिसमें बाकी जो शर्तें हैं उनको फाइनल कर लिया जाएगा। जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल की बात हो गई, ईरान से सैंक्शन हटाने की बात हो गई, और इसके अलावा भी उसके फ्रीज जो एसेट हैं, फ्रोजन एसेट जो हैं, उनको खोलने की बात हो गई, और बाकी जितनी शर्तें हैं उन शर्तों पे जो बात होगी वो 3 महीने, 2 महीने या 1 महीने के टाइम फ्रेम में हो जाएगी, लेकिन जंग खत्म होगी ये तय है। ये कहा ट्रंप ने, ऐसा कह रहा है बराक राविट। इसके बाद यह खबर फैल गई। किसी ने कहा कि व्हाइट हाउस के ऑफिसर ने यह कहा, किसी ने कहा व्हाइट हाउस के ऑफिसर ने वो कहा, फलां ढिमका, और मेरे दिमाग में तुरंत चलने लगा वो माहौल, वो मंजर जब 12 रोजा जंग अचानक शुरू हुई थी, और वो मंजर जिसमें इस बार की जंग अचानक शुरू हुई थी। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जब यह जंग शुरू हुई थी उसके एक दिन पहले जेरूसलम पोस्ट, एक्सियोस, टाइम्स ऑफ इजराइल और दुनिया के तमाम अखबारों में सबसे ऊपर यह खबर छपी थी कि ट्रंप कह रहा है बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। यह खबर छपी, कहा गया बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, और शाम को खबर आई कि ईरान के ऊपर बम गिरा, और फिर खबर यह आई कि ईरान के रहबरे आजम शहीद हो गए। खामनेई साहब शहीद हो गए, उनकी पूरी लीडरशिप को साफ कर दिया गया। लेकिन उस बार और इस बार में एक फर्क बहुत क्लियर है। उस समय ईरान तैयार नहीं था। ईरान ये मान के चल रहा था कि बातचीत चल रही है तो कोई हमला नहीं होगा। उसने सबक नहीं सीखे थे। अगर उसने सबक सीखे होते तो उसको याद होता कि लेबनान से जब बातचीत चल रही थी, सीज फायर की बातचीत चल रही थी, जब नेतन्याहू गया हुआ था अमेरिका, उसी समय अमेरिका से ऑर्डर करके उसने अमेरिका को साथ मिलाकर उसने हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह साहब के ऊपर उसने बम गिराया था और उनको मार डाला था। यह बात ईरान भूल गया था उस समय कि जब बातचीत चल रही होती है उसी समय इजराइल बीच में कुछ जरूर करता है। दूसरी तरफ यह भी नहीं कह सकते कि जंग पक्का होगी ही। जंग को रोकने की कोशिशें तो चल रही हैं, और जबरदस्त कोशिशें चल रही हैं। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर गए थे ईरान, वहां से वीडियो आया, बड़ा खूबसूरत सा वीडियो आया। वहां फॉरेन मिनिस्टर जो अराक्ची साहब हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद वो लौट आए, और अब यह खबर आ रही है कि आसिम मुनीर जा रहे हैं फिर से ईरान। जिस तरह से पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर गए या पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर वहां पर जा रहे हैं, उससे यह लगता है कुछ तो बातचीत हो रही है। देखिए, कुछ नुक्ते हैं जिन पर यह बातचीत फंसी हुई है, जिन पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन खबरें बहुत सारी हैं, इतनी ही खबरें नहीं है। और भी खबरें हैं जिनसे यह खदशा बढ़ जाता है कि हमला हो भी सकता है। जैसे एक खबर यह आ रही है कि सऊदी अरबिया अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना रहा है, अमेरिका से कह रहा है कि जब तक हज खत्म ना हो जाए, यानी बकरीद 28 मई को है, तब तक जंग ना की जाए, तब तक ईरान पर हमला ना किया जाए, क्योंकि अगर हज के दौरान हमला किया जाएगा तो मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत खराब संदेशा जाएगा।
इसका एक और मानी है, आप जानते हैं जंग अगर होगी तो सऊदी अरबिया भी इसमें शामिल हो सकता है। सीधे भले ना शामिल हो, लेकिन सऊदी अरबिया के ऊपर भी हमले हो सकते हैं। जब तक हज चल रहा है तब तक लगातार हाजी वहां जाते रहेंगे, तब तक लगातार वहां पर लोग जाते रहेंगे, भीड़ भाड़ रहेगी, और ऐसे में हज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है सऊदी अरबिया, और यह बात समझ में आती है। जो कंट्री होस्ट है हज जैसी चीज की, जो मुसलमानों के लिए जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक होता है, सबसे जरूरी चीजों में से एक होता है, हर मुसलमान सोचता है कि एक बार हज होकर आ जाएं, ऐसा जब चल रहा है वहां पर, तो सऊदी अरबिया कतई नहीं चाहेगा कि इसके बीच में जंग जैसे हालात बने जिससे लोगों का आना कैंसिल भी हो सकता है और खतरा भी बढ़ सकता है लोगों के ऊपर। तो यह बात समझ में आती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 28 मई के बाद अमेरिका हमला कर सकता है। अब एक खबर आप और देखिए, यह अल मायदीन में यह खबर छपी हुई है, लेबनान का अखबार है, और वो बता रहा है कि यूएई, आईओएफ कहते हैं, इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स कहते हैं लेबनान के लोग, इजरायली डिफेंस फोर्स उनका नाम है, सीधे सीधे इजराइल की आर्मी आप कह लीजिए, कि यूएई, इजराइल की आर्मी और सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड जो है अमेरिका की, यानी मिडिल ईस्ट के इलाके में जो अमेरिका की आर्मी की कमांड है, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मतलब यह उम्मीद की जा रही है या यह आशंका की जा रही है कि बहुत मुमकिन है कि 28 के बाद जंग शुरू हो और उस जंग में इजराइल, अमेरिका और यूएई मिलकर ईरान के ऊपर हमला करें, यानी यूएई सीधे सीधे इस जंग में शामिल हो। इस बात पर भी बात हो रही है, और यह एक ऐसी बात है जो जरूरी नहीं है कि सही हो, और उतना ही यह सच है कि जरूरी नहीं है कि गलत हो। यूएई लगातार इस जंग में शामिल रहा है। खबरें आई हैं कि यूएई ने पहले भी लगातार हमले किए हैं ईरान के ऊपर जंग के दौरान। यह खबर तो आप जानते ही हैं कि जंग के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू और बर्निया, जो उनके मोसाद के चीफ हैं, ये लोग पहुंचे हुए थे यूएई। वो सारी खबरें तो आप जानते ही हैं। अब आप एक खबर और सुनिए और देखिए कि मामला कितना टेंस है। क्यों मैं कह रहा हूं कि मामला बहुत टेंस बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि खबर आई थी यूएई पर हमले की, और यूएई ने कहा था कि ये जो हमला हुआ है ये हमारे मगरिबी इलाके से हुआ है, पश्चिम इलाके से हुआ है। और मैंने आपको बाकायदा नक्शा दिखाकर बताया था कि 3 ऐसे मुल्क हो सकते हैं जहां से हमला हुआ हो यूएई पर। या तो यमन से हमला हुआ होगा, हूथियों ने किया होगा, या सऊदी अरब ने हमला किया होगा जो बेहद खतरनाक हो सकता था, और या फिर इराक से हमला हुआ होगा। अब यूएई का कहना है कि इराक से हमारे ऊपर हमला हुआ था, यानी इराक की सीमा से यूएई के ऊपर हमला हुआ था, यह यूएई का कहना है। अब सीधा दिमाग आपका जाएगा कि इराक से किसने हमला किया होगा, ईरान ने ही हमला किया होगा। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि मिडिल ईस्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, सीधे सीधे समझ में नहीं आता है। ईरान का कहना है कि यह हमला इजराइल ने किया था, और ईरान के इस कहने के पीछे क्या है उसको समझिए। खबर यह आई थी कि ईरान के साथ जंग के दौरान इराक के अंदर 2 बेसेस बनाए थे इजराइल ने, और इन बेसेस का पता देने वाला जो गडरिया था उसको मार डाला गया था। यानी इराक के अंदर कम से कम इजराइल के 2 बेस तो हैं ही, और कौन जाने इसके अलावा रेगिस्तानों में एक आध बेस और बनाए हों इजराइल ने, क्योंकि अमेरिका का कब्जा इराक के एक इलाके पर है और अमेरिका ने फैसिलिटेट किया हो कि वहां पर बेस इजराइल बना ले ताकि ईरान के ऊपर आसानी से हमला कर सके, मल्टी प्रांग्ड हमला कर सके, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग दिशाओं से हमला कर सके। तो ईरान का यह कहना है, जो ईरान का कहना है उसको अगर समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ईरान का कहना है कि इराक में जो इजरायली बेस है वहां से हमला किया गया यूएई के ऊपर, जानबूझकर ये हमले किए गए ताकि यूएई को इस जंग में शामिल करने के लिए मजबूर किया जा सके। अब ईरान अपनी वाली कहेगा, लेकिन ये बात थोड़ी सी सही क्यों लगती है या सही क्यों हो सकती है? एक तो मैंने आपको बताया कि वहां पर बेस है तो वहां से हमला हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है, और दूसरा ये कि डेविड बर्निया और नेतन्याहू यूएई गए थे, यह खबर किसी बाहर के मुल्क के किसी सहाफी ने ब्रेक नहीं की थी। यह खबर ब्रेक की गई थी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के दफ्तर से। यानी यह खबर क्यों ब्रेक की गई होगी, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आप समझ सकते हैं कि यह खबर इसलिए लीक की गई थी
या फिर ब्रेक की गई थी ताकि यूएई की किसी भी हालत में ईरान के साथ चलताऊ दोस्ती भी ना हो सके, दुआ सलाम भी ना हो सके, बाकी दोस्ती की बात आप छोड़ दीजिए। मतलब समझ रहे हैं आप, इतना बुरी तरह से आप यूएई को उलझा दो कि आपके गोल से, आपकी गैंग से निकलने के बारे में वो सोच भी ना सके। और हमले को अगर इसमें आप जोड़ दीजिए तो यह भी एक तरीका हो सकता है, यह भी एक खेल हो सकता है इजराइल और मोसाद का यूएई को इस जंग में फंसाने का, कि यूएई को लगे ईरान ने हमला किया है और यूएई के अंदर एक पूरी सहमति बने कि हमको इस जंग के अंदर शामिल होना चाहिए, सीधे शामिल होना चाहिए, जैसा कि अल मायदीन रिपोर्ट कर रहा है, जो मैंने आपको बताया कि यूएई अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर इस वॉर की प्लानिंग कर रहा है। तो जब इतनी सारी डिटेल्स आपके सामने हो तो यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि जंग होगी कि नहीं होगी। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि 70% मुझे लग रहा है जंग होगी और 30% लग रहा है कि जंग नहीं होगी। ट्रंप के बयानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ट्रंप कहता है हम बॉर्डर लाइन पर हैं, यानी इस पार या उस पार वाले मामले पर हैं। 2-4 दिन में डील भी हो सकती है, 2-4 दिन में जंग भी हो सकती है। 2-4 दिन पहले आपको याद है उसका बयान आया था कि मैं तो बस हमला करने वाला था, कुछ घंटे दूर था, लेकिन यूएई ने, सऊदी अरबिया ने और कतर ने मुझसे कहा कि भाई हमला मत करो। इन मुल्कों से खबर आई कि इनको तो पता ही नहीं था कि ये हमला भी करने वाले हैं। मैंने कहा था कि बेकार की बात है, ट्रंप की आर्मी ने मना किया होगा। इन मुल्कों के कहने से ट्रंप कोई काम नहीं करता है। अब जब वो कह रहा है बॉर्डर लाइन पर है, साथ में कह रहा है कि अगर डील नहीं हुई तो 3-4 दिन की बात है, सैटरडे संडे तक हम हमला कर सकते हैं, साथ में यह हज वाली बात आती है, यह सब मिलाकर यह लगता है कि 28 मई के बाद हमले की प्लानिंग हो सकती है। और हमले के बाद ही समझ में आएगा कि जो पहले खबर आई थी सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में समझौते की, वो कितनी सही है और कितनी गलत। अब ट्रंप का क्या है, उसने कहा कि इजराइल के अंदर मेरी जो लोकप्रियता है, मुझे जो लोग पसंद करते हैं, वो 99% है। यानी इजराइल के 99% लोग मुझे पसंद करते हैं और अगर मैं वहां से चुनाव लड़ूं तो आराम से इजराइल का पीएम बन सकता हूं। मुझे लगता है कि नेतन्याहू अगर अमेरिका से चुनाव लड़ जाए तो शायद वो अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन सकता है। वैसे इजराइल की हालत यह है कि संसद के अंदर, कनेसेट के अंदर नेतन्याहू का जो समर्थन है वो गिर गया है, खत्म हो गया है, नेसेट को भंग किया जा रहा है, नए इलेक्शंस कराने की बात हो रही है और नए इलेक्शंस के लिए जो सर्वे हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि नेतन्याहू का जीतना बहुत मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि बेन ग्वेर का वो घटिया वीडियो आता है जिसमें फलस्तीन के लिए जो फ्लोटिला निकला हुआ है, जिसमें ज्यादातर यूरोपीय लोग हैं, उनको बिल्कुल उकड़ू बिठाकर, मुर्गे की तरह बिठाकर बदतमीजी की जा रही है और कहा जा रहा है वेलकम टू द हेल, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। बेन ग्वेर नेतन्याहू की पार्टी में नहीं है, उसकी अलग पार्टी है। लेकिन जैसे इलेक्शन आते हैं तो हमारे देश में हिंदू मुसलमान कुछ ज्यादा ही शुरू हो जाता है, वो भी अपनी गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है ताकि इलेक्शंस में लोग उसको वोट दे सकें। हालांकि उसकी इस हरकत की जबरदस्त मजम्मत हुई है, यहां तक कि इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने भी इसकी मजम्मत की है, दुनिया के और लीडर्स ने भी इसकी मजम्मत की है। नरेंद्र मोदी ने नहीं की है, वो तो इजराइल के इतना करीब हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन बाकी दुनिया इसकी मजम्मत कर रही है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएंगे, इजराइल से आपको ऐसे या इससे भी घटिया वीडियोस देखने को मिलेंगे। जिस मुल्क में इंसानियत खत्म हो चुकी हो, जिस मुल्क में मोरालिटी खत्म हो चुकी हो, नैतिकता खत्म हो चुकी हो, वहां जितनी गंदगी आप फैलाएंगे उतना ज्यादा वोट मिलेगा। एक बात उसने कही थी जो फ्लोटिला के लोग थे, वेलकम टू हेल, यानी नरक में आप लोगों का स्वागत है, जहन्नुम में आप लोगों का स्वागत है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इजराइल एक जहन्नुम बन चुका है, जिसको बनाने में बेन ग्वेर, बेंजामिन नेतन्याहू, स्मोट्रिच और इस तरह के लोगों का जबरदस्त हाथ है। तो अभी फिलहाल जो माहौल है वो बेहद टेंस है। इस खबर से बिल्कुल खुश मत होइए कि नेतन्याहू को डांट दिया ट्रंप ने। यह सब झूठ हो सकता है, यह सब कई बार झूठ साबित हो चुका है। अच्छी बात यह है कि ईरान पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। एक वीडियो ईरान से जारी हुआ, तस्नीम न्यूज ने यह वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया कि अभी कितने सारे और कैसे कैसे हथियार ईरान के पास हैं। ईरान बार बार इस बात को कह रहा है कि हम बातचीत से मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो जबरदस्त जवाब देंगे। यहां तक कि रीजन से बाहर भी जंग जा सकती है। रीजन से बाहर जंग जाने का मानी क्या होगा वो किसी और वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो उंगलियां क्रॉस रखिए, बहुत मुमकिन है कि हज तक कोई हमला ना हो, लेकिन हज के बाद फिर से हमला हो सकता है।